Twitter has become kind of the de facto town square. दोस्तों इलॉन मस्क हर दिन सुबह के साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि पूरी दुनिया ये सोचती है कि अब ये कैसे पॉसिबल होगा। उनकी कोशिश में इस बार एक ऐसी चीज़ ने जगह बनाई है जिसका नाम है एवरीथिंग ऐप, जिसे इलॉन मस्क ने खुद ही नाम दिया है, क्योंकि इससे पहले ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में सुपर ऐप के नाम से जाना जाता है और ये सुपर ऐप कई बड़ी कंपनी द्वारा आज भी चलाया जा रहा है। यानी इससे बात तो साफ है कि कॉन्सेप्ट तो नया नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क ने इस नए आइडिया को किसी नए ऐप के साथ लॉन्च करने को नहीं कहा है, बल्कि वो सोशल ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को अपग्रेड करके एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इलॉन मस्क और ट्विटर पर जो खींचातान चल रही है ना, उसी के बीच उनका एक नया बयान सामने आया और वो इसको इसीलिए भी खरीदना चाहते थे क्योंकि वो ट्विटर को एक एवरीथिंग ऐप में बदलना चाहते हैं। अब ये वर्ड एवरीथिंग ऐप जब से सुनने में आया तब से इसे लेकर खूब सारी बातें होने लग गई और लोगों को सारे ऐप्स के बारे में जिक्र करने लगे हैं जो इससे पहले सुपर ऐप की तरह ज्यादातर एशिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्चुअली इलॉन मस्क आज जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत हैं, वो दोबारा से ट्विटर खरीदने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार वो एक डिटेल्ड प्लान के साथ डील करना चाहते हैं जिसके तहत इस माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी को एवरीथिंग ऐप में एडवांस करना चाहते हैं वो। My strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future. मतलब अगर ट्विटर एलॉन मस्क का हो गया ना, तो ये सिर्फ जानकारी साझा करने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि बाकी सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब ऐसे में आइए जानते हैं एवरीथिंग ऐप का मतलब क्या हुआ और ऐसा होने पर ट्विटर में किस तरह के बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि एलॉन मस्क ने एक बार फिर से ट्विटर को खरीदने की इच्छा जताई है, क्योंकि इससे पहले वाली डील में वो ट्विटर को खरीदते रह गए थे। मस्क वापस से सोशल मीडिया कंपनी को 4400 करोड़ डॉलर्स में खरीदने के अपने पुराने आइडिया पर विचार कर रहे हैं। अब इस डील में ट्विटर सुपर ऐप की तरह होगा। एक्चुअली सुपर ऐप एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों, जिसमें लोगों की जरूरत की सभी सर्विसेज और जरूरत की चीजें मौजूद हो सकती हैं। यानी यूजर सुपर ऐप का इस्तेमाल एक साथ मैसेजिंग, सोशल नेटवर्क, पेमेंट और ई-कॉमर्स के जरिए शॉपिंग ऐप की तरह भी कर सकते हैं। इस तरह के मेगा ऐप एशिया में काफी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए मोबाइल ही एक मेन जरिया है। चीन का सोशल मीडिया ऐप वी चैट भी एक सुपर ऐप है, जिस पर एक अनुमान के मुताबिक हर महीने 100 करोड़ यूजर्स आते हैं। ये ऐप एक तरह से चीन में रहने वालों के लिए डेली रूटीन का साधन बन चुका है। इस एक ऐप से यूजर टैक्सी बुला सकते हैं, किसी दोस्त या परिवार वाले को पैसे भेज सकते हैं, कैश की जगह दुकानों में पेमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह एक और सुपर ऐप है ग्रैब, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में काफी लोकप्रिय सुपर ऐप है। इस एक सुपर ऐप के जरिए खाना मंगवाया जा सकता है, कैब मंगवाई जा सकती है, समय पर सामानों की सप्लाई करवाई जा सकती है और फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर निवेश तक किए जा सकते हैं। अब ऐसे में बात ये आती है कि आखिर एवरीथिंग ऐप क्यों बनाना चाहते हैं एलॉन मस्क? In order to accelerate the advent of sustainable energy, there must be scale. तो आपको बताया कि जून में ट्विटर कर्मचारियों के साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन में एलॉन मस्क ने मुद्दा उठाया था कि एशिया से बाहर वी चैट जैसा कोई सुपर ऐप है ही नहीं, इसलिए एशिया से बाहर भी एक बड़े और सुपर ऐप की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चीन में वी चैट के बिना आप एक तरह से रह ही नहीं सकते हो। ऐसे में अगर मस्क ट्विटर खरीदते हैं और उनमें इस तरह की एक्सेसिव टूल्स और सर्विसेज जोड़ते हैं, तो उनकी कंपनी अपने लक्ष्य की ओर और ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। मस्क तो ये भी कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि ट्विटर 23.7 करोड़ यूजर से कम 100 करोड़ यूजर्स तक तो बढ़े, और ऐसा शायद तभी हो पाएगा जब ट्विटर न सिर्फ जानकारी साझा करने वाला एक प्लेटफॉर्म बने, बल्कि उसके साथ ही साथ इस ऐप पर एक साथ कई सारी चीजें लोग यूज कर सकें। बाद में ये जानकारी भी सामने आई कि एलॉन मस्क और उनके करीबी लोगों के बीच ट्विटर को डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल करने को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई थी। वैसे भारत में भी कुछ लोकप्रिय ऐप है जो पहले से ही सुपर ऐप की तरह काम कर रहे हैं। इनमें पेटीएम, माई जियो जैसे ऐप का नाम लिया जा सकता है। इस तरह इंडोनेशिया में गोजेक काफी लोकप्रिय है। इसलिए अगर दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत इस कंपटीशन में उतरना चाहते हैं तो उन्हें बाजार में तमाम कॉम्पिटिटर्स को जरूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अकेले साउथ ईस्ट एशिया में 3/4 आबादी को इंटरनेट की लत लग चुकी है। इनमें से 88% के पास स्मार्टफोन है। ऐसे में अगर इलॉन मस्क ट्विटर के जरिए इन सारे लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस बना पाते हैं तो उनके लिए शायद ही दुनिया की सबसे बेहतरीन डील साबित हो सकती है। लेकिन मस्क और ट्विटर का यह कॉन्फ्लिक्ट जिस लेवल पर पहुंच चुका है और मस्क का बार बार इस डील में आना और फिर चले जाना इस डील को कॉम्प्लेक्स बना चुका है। इसलिए आइए समझते हैं कि आखिर अब तक की कहानी क्या है। मस्क ने इस साल जनवरी से ही ट्विटर के शेयर खरीदने शुरू कर दिए थे। 14 मार्च को उन्होंने कंपनी में 9.2% हिस्सेदारी की घोषणा की। इसके बाद 5 अप्रैल को ट्विटर के भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल ने घोषणा की कि मस्क ट्विटर के बोर्ड में शामिल होंगे। लेकिन 10 अप्रैल को अग्रवाल ने कहा कि मस्क ने बोर्ड में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इसके बाद 14 अप्रैल को मस्क ने पूरी कंपनी को प्रति शेयर $54.20 के भाव पर खरीदने की पेशकश की। ये पूरा सौदा 44 अरब डॉलर्स का था। 21 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए एक बड़ा सा प्लान पेश किया। मस्क ने कहा कि वो अपने फंड से 21 अरब डॉलर्स का भुगतान करेंगे। ट्विटर के बोर्ड ने 25 अप्रैल को मस्क के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया,
लेकिन इस बीच मस्क को लगा कि उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी रकम पेश कर दी है। फिर क्या था, उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए, जिस वजह से आज ट्विटर के शेयर का भाव $36.81 रह गया है। यानी मस्क ने जो भाव लगाया था ना, उससे इसकी कीमत 1/3 कम हो चुकी है। यानी मस्क के डील से बाहर जाते ही ट्विटर को एक बड़ा झटका लगा। इसीलिए मस्क शेयर की बेहतर कीमत के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे थे। 17 मई को मस्क ने बहाना बनाते हुए कहा कि ट्विटर के 20% अकाउंट फर्जी हैं। मस्क ने कहा कि उन्होंने कंपनी को खरीदने के लिए जो ऑफर किया था वो ट्विटर के कस्टमर्स की असली नंबर्स की बेस पर था। ऐसे वो इस सौदे को लेकर तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक इस बात का सबूत ना हो कि ट्विटर पर 5% से कम खाते फर्जी हैं। यानी कि मस्क 17% फर्जी अकाउंट की बात पे अड़ गए और ट्विटर को ये प्रूफ करने को कहा कि ऐसा नहीं है। ऐसे में इस बहाने पर एक्सपर्ट्स की माने तो मस्क की धमकी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका ऑफर नंबर ऑफ कस्टमर्स या इकोनॉमिक्स ऑफ डील्स के बारे में नहीं था। क्योंकि बात मस्क को पहले से ही पता थी कि ट्विटर का रेवेन्यू, कैश फ्लो और प्रॉफिट मस्क के 44 अरब अमेरिकी डॉलर के वैल्यूएशन को सही नहीं ठहरा सकता। और ये बात जानते हुए भी उन्होंने ट्विटर से इतनी महंगी डील की थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मस्क ने ट्विटर से डील ना करने के लिए 2 मेजर वजह से अपना मन बदला। पहली वजह यह थी कि टेक शेयरों में हाल में काफ़ी गिरावट आई है और इनमें ट्विटर भी शामिल है। साथ ही टेस्ला के शेयर भी ऑन द मूव मार्केट में गिरे हैं। टेस्ला कीमतों में गिरावट की वजह से मस्क को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि मस्क के पास टेस्ला में लगभग 17 करोड़ 50 लाख शेयर्स हैं। ऐसे में इस गिरावट की वजह से ट्विटर को खरीदने की मस्क की योजना को झटका लगा। अब चूंकि ये तो दुनिया भर को पता है कि मस्क एक चालाक बिजनेसमैन है और उन्हें एहसास हो गया था कि ट्विटर को खरीदने से उन्हें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। यही वजह है कि उन्होंने फर्जी अकाउंट का बहाना बना के इस डील से पीछे छुड़ा लिया। लेकिन इसके बाद ट्विटर ने इलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तब से लेकर अब तक इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। लेकिन एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि इलॉन मस्क ट्विटर को उसी कीमत में फिर से खरीदने को तैयार है। लेकिन इस बार उनकी शर्त यह है कि ट्विटर इस बात को बिना कोर्ट जाए निपटा ले। इसी बीच उन्होंने ये बात कही थी कि अगर वो ट्विटर को पूरे तरीके से ओवरटेक कर लेते हैं तो वैसे कि एवरीथिंग ऐप में बदलना चाहेंगे। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आगे क्या होगा। क्या इलॉन मस्क ट्विटर को एवरीथिंग ऐप बना पाएंगे या नहीं? आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमें ये भी बताएं कि आप किस ऐप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों।